हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कंसेप्चुअल बाय विकास में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पूर्ण संख्याएं। ये हमारी सेकेंड चैप्टर है क्लास 6 का। ठीक है, तो आइए देखते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, आपको इसी वीडियो में इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट मिलेंगे। और वीडियो को एंजॉय करने के बाद आपको केवल दो ही काम करना है। एक, देखो, आप कितने भी अच्छे टीचर से क्यों ना पढ़ लो, जब तक आप बुक नहीं पढ़ते हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो, आप मैथ को मज़ा नहीं ले सकते हो, एग्जाम भले पास कर सकते हो। ठीक है, तो प्लीज़ आप, मेरे दो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज़ मेरे इस लेक्चर के बाद बुक ज़रूर पढ़ना और उसमें जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना। इससे आपको पूर्ण संख्या है पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना पूर्ण संख्या है। ठीक है, छोटू साथ साथ तू भी पढ़ ले। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम आपको बोले गिनती गिनो, तो गिनो, तो गिनती। तो छोटू जो मेरा भाई है वो गिना 1 2 3 4 5। ठीक है, ये गिनती गिना, ऐसा ही करता है, आगे गिन रहा है। तो बच्चों देखो, आप लोग पिछले कक्षा में भी पढ़े होंगे कि गिनती की जो संख्या होती है ना, गिनती की जो संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, आगे पूरा कितना ले, अनंत ले। ठीक है, तो वो संख्याएं हमारे क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या। क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो कोई आपसे अगर पूछे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उदाहरण के अनुसार 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, लेकिन हम लोग अभी पढ़ क्या रहे हैं? पूर्ण संख्या। ठीक, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो देखो, जब हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर लेते हैं, माने प्राकृतिक संख्या का एक परिवार है, उसमें कौन कौन सदस्य है? 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे अपना लोग का एक परिवार है जिसमें हम है, तुम है, पापा है, मम्मी है, सब है, तो वैसा ही प्राकृतिक संख्या का एक परिवार है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें अगर हम एक जीरो को ऐड कर ले, जीरो भी तो कोई संख्या ना है, भले उसका वैल्यू कुछ नहीं, लेकिन जीरो एक तो वैल्यू है ना। तो जब प्राकृतिक संख्या में हम लोग जीरो ऐड कर लेते हैं, तो हमारा अब जो फैमिली एक नया परिवार बना, उसी को हम लोग क्या कह दिए? पूर्ण संख्या। ये तो हमारा प्राकृतिक संख्या हो गया। लेकिन इसमें अगर हम जीरो ऐड कर दिए, 0 1 2 3 4 5 6, ऐसा ही करते करते आगे जो भी है 500 600 675, चाहे जो भी संख्या है, वो अब हमारा क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। बोलो, बात आया समझ में? पूर्ण संख्या। ठीक है, तो अब तो आप लोग को पूर्ण संख्या पता चलेगा किसे कहते हैं। ठीक, अब हम लोग अगला कंसेप्ट देखना है, पूर्ववर्ती और परवर्ती का। क्या छोटे, बोलो क्या लिखा हुआ है? पूर्ववर्ती और परवर्ती। देखो ये क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है? पूर्व। पूर्व माने पहले, पूर्व मतलब पहले, और पर माने बाद। समझा? अच्छा, इससे पहले यहाँ पे भी एक चीज देखो, अगर हम छोटे तुमसे कहें कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, क्या बोलोगे? 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? 1। लेकिन हम अब तुमसे पूछे कि भाई बताओ कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है कौन है, तो क्या बोलेगा? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई है? नहीं। तुम बोलेगा अगर 500 तो हम बोल देंगे 501, तुम बोलेगा 700 तो हम बोल देंगे 701, तू बोलेगा 642 तो हम कह देंगे 643। आया बात समझ में? तो अगर कोई हमसे पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, तो क्या बोलेंगे? 1। लेकिन कोई पूछेगा कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है, तो क्या बोलेंगे? कि अपरिभाषित। हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप कर सकते हो? नहीं। ठीक है ना? उसी प्रकार सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होगा? पूर्ण संख्या सबसे छोटी 0। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारा 0 है। ठीक, और सबसे बड़ी अपरिभाषित। सबसे बड़ी अपरिभाषित, बोलो
समझ में आया? ठीक। अब आगे देखते हैं पूर्ववर्ती और परवर्ती। ठीक है, तो पूर्ववर्ती, पूर्व माने पहले और वर्ती माने आने वाला। ठीक है, यानी पूर्ववर्ती का मतलब क्या होगा? पहले आने वाला। ठीक, पर माने बाद और वर्ती माने आने वाला, तो परवर्ती का मतलब क्या हो गया? बाद में आने वाला। बोलो समझ में आया? परवर्ती मतलब बाद में आने वाला। तो क्वेश्चन कैसे बनता है कि 9 का पूर्ववर्ती बताइए, 9 का पूर्ववर्ती कितना होगा? 9 का पूर्ववर्ती कितना होगा? 9 का पूर्ववर्ती क्या होगा? ठीक, तो 9 का पूर्ववर्ती निकालने के लिए हम लोग इसमें से एक घटा देते हैं, क्योंकि पहले वाला निकालना है ना, तो पहले वाला निकालने के लिए क्या करेंगे? एक घटा देंगे। तो 9 में से एक घटाएं तो 8। तो समझ गया पूर्ववर्ती कैसे निकालते हैं? मतलब कोई भी पूर्ववर्ती माने पहले वाला, तो 9 से पहले तो 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 ऐसा ही बहुत है। तब कौन पहले वाला? एक पहले जो ठीक पहले हो। तो ठीक पहले निकालने के लिए क्या करते हैं? एक घटा देते हैं। बोलो समझ में आया? तो पूर्ववर्ती कोई भी संख्या का निकालना हो तो क्या करेंगे? एक घटा देंगे। बोलो समझ में आ गया? चलो, उसी प्रकार आप निकालना है क्या? परवर्ती। परवर्ती मतलब बाद वाला। परवर्ती मतलब बाद वाला। तो देखो, अब 9 का अगर हमको निकालना हो क्या? परवर्ती ना, परवर्ती तो बाद वाला। तो 9 का परवर्ती निकालने के लिए हम लोग इसमें कितना जोड़ते हैं? एक के जोड़ते हैं। ठीक है, तो 9 1 10। बोलो बात समझ में आया? तो पूर्ववर्ती निकालने के लिए एक घटाते हैं और परवर्ती निकालने के लिए एक जोड़ते हैं। कोई भी संख्या में एक जोड़ दे तो वो क्या हो जाता है? परवर्ती। ठीक है, तो हम पूछेंगे कि 12 का परवर्ती कितना है, तो क्या बोलेगा? अब आपसे हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, चलिए आप बताइएगा, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या भी है? जी, सभी नहीं। फिर से सुनो, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं हैं? देखो, पूर्ण संख्या क्या होता है पहले ही लिखो। पूर्ण संख्या बराबर क्या? 0 और प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक, इसी को ना हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। हाँ? तो हम क्या कहें कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? जी। तो आंसर क्या बोलेंगे? हाँ, क्योंकि सब प्राकृतिक संख्या और 0 मिलके ही ना पूर्ण संख्या बना है। अच्छा, अगला सुनो, क्या सभी पूर्ण संख्या, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? जी, होती है? जी नहीं, इसका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, हम लोग 1 ले ले, 2 ले ले, 3 ले ले, 4 ले ले, ये सब तो पूर्ण संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या भी है, तो सही हो गया। लेकिन जब हम बात करेंगे 0 की, किसकी? 0 की, तो 0 पूर्ण संख्या है, लेकिन क्या प्राकृतिक संख्या है 0? नहीं। तो इसका आंसर क्या हो गया? नहीं। बोलो बात समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? जल्दी बताओ। हाँ, सबसे छोटी 0। गुड। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है ये बता दो। अपरिभाषित। वेरी गुड। संख्या रेखा। छोड़ो, आपको जोड़ आता है, घटाव आता है, गुना आता है, भाग आता है। तो ये सब चीज तो आपने ऐसे करके जोड़ कैसे किया था? 2 + 3 5, 5 - 2 3, 5 × 2 10, और 2 में 4 से डिवाइड किए तो 2, तो ये आ गया अपना 4 कट गया। ऐसे किए थे। अब हम लोग एक नया तरीका सीखते हैं। क्या सीखते हैं? नया तरीका। क्या चीज करने का? जोड़ घटाव गुना भाग और संख्या को दर्शाने का। बोलो समझ में गया? संख्या को दर्शाने का एक नया तरीका सोचते हैं, उसी को क्या कहते हैं? संख्या रेखा। ठीक है, तो देखो संख्या रेखा बनता कैसे? रेखा, संख्या रेखा बनाने के लिए क्या करेंगे? पहले तो एक रेखा खींचेंगे, ऐसे करके, ऐसे करके। बोलो ठीक? कैसे करके रेखा खींचेंगे? ऐसे। और इसको बराबर भागों में हम लोग काटते जाएंगे। जैसे इतना 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 दूर पे देख रहा है, बराबर बराबर भागों में काट रहे हैं। काट दिए बराबर भागों में। ठीक है,
और जीरो से शुरुआत करते हुए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा ही आगे बढ़ रहा है। ठीक, तो यही जो बन गया ना उसी को हम लोग क्या कह दिए, संख्या रेखा। संख्या रेखा। क्यों? क्योंकि यह एक रेखा है जिस पर संख्या है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे संख्या रेखा। बोलो, समझ में आया? यह एक रेखा है जिस पर संख्या, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, संख्या रेखा। नहीं बुझाया? बुझाया ना? तो इस पर 7 दर्शाना हो तो इसको ऐसे लिख देंगे, 6 तो 7 दर्शाना हो तो इसको ऐसे कर देंगे। ये सब तो आता ही है आपको, ठीक है ना? चलिए, अब हम लोग समझते हैं कि संख्या रेखा पर योग, मतलब आप तो ऐसे जोड़ते थे ना, लेकिन हम कह दे कि इसको संख्या रेखा पे जोड़िए, जोड़ के बताइए, तो अब कैसे करेंगे? तो आप लोग आप समझो। अब हम लोग क्या, अगला टॉपिक क्या है, संख्या रेखा का योग, संख्या रेखा पर योग। ठीक है, मतलब हम लोग संख्या रेखा की मदद से कैसे जोड़ सकते हैं, ठीक है, कैसे जोड़ सकते हैं वो सीखते हैं। ठीक, मान लो पहला वाला लिए 2 में 3 जोड़े तो 5 आया। क्या संख्या रेखा पर हम कुछ ऐसा तरीका ला सकते हैं जो जिससे हम लोग आसानी से जोड़ पाए? जी, तो कैसे? 3 है ना, तो इसको 2 बढ़ा देंगे। देखिए, हम सिखाते हैं। जैसे ऊपर में क्या लिखा हुआ है, 2, तो आप 2 पे चढ़ जाइए पहले। जी, चढ़ गए, आपको कितना जोड़ना है, 3। तो यहाँ पे आपको क्या बनना है, मेढक। क्या बनना है? मेढक। मेढक जानता है ना, फ्रॉग। रे ये बेंग जानता है ना? तो 2 पे चढ़ गया, बेंग क्या करता है, कूदता है तो 3 बेर कूदता है ना? तो क्या लिखा हुआ है, 3 बेर। 3, तो कहता है 3 बार आप कूदो, खजाक 2 और बोलो 3। तो ये जो एक मेढक था वो कितना बार कूदा, 3। अब 3 बार कूद के कहाँ पे पहुंच गया, 5। तो क्या हमारा आंसर 5 है? जी, हुआ? मजा आया? जी, समझा? जी, तो देखो एक नया तरीका हम लोग अपना लिए। जी, फिर से एगो और देखते हैं, क्या, जैसे 3 और 5 को जोड़े। जी, ठीक, तो सबसे पहले बेंक को हमको कहाँ बैठाना है, 3 पे। ऊपर वाला जो संख्या रहता है उस पर, तो 3 पे बैठा दिए। जी, कितना बार इसको कूदा है, 5 बार। 5 बार कूदा। 1 2 3 4 और ये 5। बेंक हमारा किस पे पहुंच गया, 8 पे। तो हमारा आंसर क्या, 8। 8। वेरी गुड, तो समझ में आया? जी, ठीक है, तो यही हमारा है क्या, संख्या रेखा का योग। ठीक है, जी, चलो आप जोड़ देख लिए, तो अब घटाव भी देखना है। जी, चलिए, तो हम लोग इसको मिटाते हैं क्या, जी, चलो मिटा दिए। अब उसी प्रकार अब घटाव के, जैसे ई घटाव देखते हैं। ठीक, तो ऊपर तो घटाव के लिए ऊपर जितना लिखा रहता है बैंक को कहाँ बैठाते हैं, 5 वहां पर। तो 5 लिखा हुआ है तो इसको कहाँ पे बैठा दिए, 5 पे। इस बार आप बैंक ऐसे नहीं देख रहा है, इस बार आप कैसे देख रहा है, ऐसे। ठीक है, जी, पहले दाएं तरफ देख रहा था, अब बाएं तरफ देखेगा, ऐसे। पहले ऐसे था और ऐसे हो गया। जी, ठीक है, तो 5 पर ये बैंक बैठा हुआ है। जी, कितना कूदा है, 2। लेकिन इस बार एन्ने की एन्ने, एन्ने। इस बार घटाव के बारी बैंक किधर देखेगा रहता है, इधर। ठीक है, बाएं तरफ। जी, ठीक, तो चलो, तो कितना बार कूदा है फिर, 2। 1 और ये 2 बार कूदा है। तो हम कहाँ पे पहुंच जाए, 3 पे। तो क्या 5 में से 2 घटा दे, 3 आया। अरे वाह, ठीक है ना? जी, तो देखो 3 आंसर आ गया। चलो, उसी प्रकार 6 में से 4 घटाओ। ठीक है, तो बैंक को कहाँ बैठाएंगे, 6 पे। कितना बार कूदाएंगे, 4 बार। 1 2 3 और ये 4। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2। तो देखो ये 2 आंसर आ गया। हिंदी में ना छोटू, व्याकलन को क्या चीज कहते हैं, घटाव। व्याकलन माने घटाव होता है, समझा? तो संख्या रेखा पर योग सीख लिए कैसे होता है, व्याकलन सीख लिए कैसे होता है। अब हम लोग क्या सीखना है, अब हम लोग अगला क्या सीखना है, गुना। गुना, चलिए, जैसे 2 गुने 3 करते हैं। ठीक छोटू, जी, चलिए, तो एक संख्या रेखा हम लोग बना लेते हैं पहले। ठीक है, ये अपना 0, ये अपना 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। ठीक है ना?
चलिए, तो 2 को हम लोग क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना था। इस बार आपको ध्यान से सुनना होगा, ठीक है। देखिए, इस गुना करने के लिए ना सबसे पहले आपको 0 पे जाना होगा। सबसे पहले किस पे जाना होगा, 0 पे आप अपने मेढक को बैठाइए, ठीक। और देखो, और ई जो लिखा हुआ है ना, ई 2, तो कितना बार कुदकाना है, नहीं कुदकाना तो जितना रहता है वो नीचे लिखा रहता है ना, तो कुदकाना कितना बार है, 3। लेकिन कितना को कुदकाइएगा आप, लेकिन यहाँ पे आपको कुदकाना का कितने है, मतलब 1 डेंग कुदकाना है कि 2 डेंग, ये आपको किससे पता चलेगा, ऊपर वाला से। मतलब कुदकाना कितना बार है, 3 बेर। लेकिन जैसे देखो, हमको चलना है तो ऐसे ऐसे भी चलेंगे, ऐसे ऐसे भी, हमको चलना है तो ऐसे ऐसे भी चलेंगे, ठीक। तो हमको कितना लंबा लंबा डेंग रखना है वो किससे पता चलेगा, ऊपर से। और कितना बार, तो नीचे से, ठीक। तो हमको 3 बार कुदकना है, लेकिन कितना, 2 डेंग कुदकना है। जैसे देखो, यहाँ से 2 डेंग क्या हुआ, 1 डेंग 2 डेंग, तो 2 बेर, ये 1 डेंग 2 डेंग कुदक, 1 बेर कुदक गए 2 डेंग, फिर 1 बेर कूदेंगे 2 डेंग, और फिर 1 बेर कूदेंगे 2 डेंग। हम लोग किसमें पहुंच गए, 6। तो हमारा आंसर क्या हो गया, देखो मजा आया। चलिए अब फिर से देखते हैं, फिर से आप क्या देखेंगे, 2 into 4, ठीक। फिर से देखो, फिर से क्या, हमको 4 बार कुदकना है, लेकिन क्या क्या डेंग का, 2 डेंग का। तो चलो, 1 2 3 4, हम लोग किसमें पहुंच गए, 8 पे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 8, ठीक है। तो ये अपना क्या था, संख्या रेखा पर गुना, क्या पढ़ेंगे अब, गुण, ठीक है, पूर्ण संख्या का गुण। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं। तो पहला गुण क्या है कि 2 पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। पहला गुण क्या है, 2 संख्या का योग एक पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। मतलब अब कोई भी 2 पूर्ण संख्या ले लो, उसको जोड़ो ना, तो तुमको जोड़ने के बाद जो आएगा वो भी क्या रहेगा, एक पूर्ण संख्या ही रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण में 2 में आप 4 जोड़ो, आपको कितना आया, 6 है ना। तो बताओ, 2 भी एक पूर्ण संख्या है, 4 भी एक पूर्ण संख्या है। तो देखो, तुमको 6 आया, 6 क्या एक पूर्ण संख्या है, इतना सोचना क्या है, 6 पूर्ण संख्या नहीं है। चलिए, और 1 में 5 जोड़ो, कितना आया, 6। 1 भी पूर्ण संख्या, 5 भी पूर्ण संख्या, 6 भी पूर्ण संख्या। 0 में 2 जोड़ो, कितना, 2, ठीक है। तो 0 भी पूर्ण संख्या, 2 भी पूर्ण संख्या, और 2 भी पूर्ण संख्या। तो इसीलिए इसका ये पहला गुण है कि 2 पूर्ण संख्याओं का योग जब करेगा, मतलब जोड़ेगा, तो आपको फिर से क्या मिलेगा, कोई पूर्ण संख्या ही मिलेगा। बोलो, बात समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो ये गुण हो गया। उसके बाद गुना में देखो, ठीक, गुना, फिर क्या लिखते हैं, अगला गुण है कि 2 पूर्ण संख्याओं का, 2 पूर्ण संख्याओं का क्या चीज, गुणनफल, क्या चीज, गुणनफल भी एक क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। क्या होता है, गुणनफल पूर्ण संख्या होता है, ठीक। मतलब आप कोई भी 2 पूर्ण संख्या ले लो, ठीक है, और दोनों को आप गुना करो, ठीक, आपको क्या मिलता है, पूर्ण संख्या। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 1 में 2 से गुना करो, क्या मिलेगा, 2। 2 में 4 से गुना करो, क्या मिलेगा, 8। 3 में 2 से गुना करो, क्या मिलेगा, 6। देखो, 1 भी पूर्ण संख्या, 2 भी पूर्ण संख्या, हमको मिला भी 2, जो पूर्ण संख्या है। 2 भी पूर्ण संख्या, 4 भी पूर्ण संख्या, 8 मिला, वो भी क्या है, पूर्ण संख्या। 3 भी मिला, 2 भी मिला, 6, सब पूर्ण संख्या है। बोलो, बात समझ में आया। तो वही एक गुण हो गया, ठीक। तो देखो, यह एक गुण हुआ ना कि 2 पूर्ण संख्या को जोड़ने पर या गुना करने पे भी हमें क्या मिलता है, पूर्ण संख्या। तो इसके इस गुण को हम लोग एक नाम देते हैं, ठीक है।
क्या नाम देते हैं? समृद्ध गुण। क्या नाम देते हैं? समृद्ध गुण। आपने कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि समृद्ध गुण किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, या दो पूर्ण संख्या को हम गुना करते हैं तो हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? समृद्ध गुण। अच्छा, कोई बोलेगा कि जोड़ का योग मतलब जोड़ का समृद्ध गुण क्या है, तो यही बोलेंगे कि दो पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं फिर भी हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? योग का मतलब जोड़ का समृद्ध गुण। ठीक है। या फिर आप फिर पूछेगा कि गुना का समृद्ध गुण क्या कहते हैं, तो दो पूर्ण संख्या को गुना करते हैं तो भी हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है। इसे ही गुना का क्या कहते हैं? समृद्ध गुण। वेरी गुड। बोलो, यहाँ तक बात समझ में आया? चलो, तो अब बच क्या गया? घटाव किए, भाग किए नहीं, तो दो चीज अभी बचा हुआ है। चलिए, कहने का क्या मतलब, देखो जैसे क्या यह संभव है कि दो पूर्ण संख्या को घटाओ तो भी पूर्ण संख्या है? नहीं। अच्छा देखो ना, 4 में 2 घटाओ तो 2 पूर्ण संख्या नहीं है। 3 में 1 घटाओ तो 2 पूर्ण संख्या नहीं है। 9 में 6 घटाओ 3 पूर्ण संख्या नहीं है। तब तो क्या हम कह सकते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं को घटाने पे, चाहे एक पूर्ण संख्या से दूसरे पूर्ण संख्या को घटाने पे भी हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होता है? कह सकते हैं ना? चलो ठीक है, कह दिए। ठीक, आगे और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, चलो 1 में 2 घटाओ, कितने आएगा? 1 में 2 घटाओ -1। तुम्हारे पास 1 रुपया है या 2 रुपया कर्जा है, तो कै रुपया है तुम्हारे पास? 1 रुपया भी कर्जे ना है। तो माइनस, देखो 1 भी पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है, इस दोनों को घटाएं तो तुमको कितना मिला? -1। बोलो, -1 पूर्ण संख्या है? नहीं है। -1 पूर्ण संख्या है? नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए कि दो पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या से दूसरे पूर्ण संख्या को घटाने पे हमें पूर्ण संख्या जरूरी नहीं है कि प्राप्त होगा, हो भी कर सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए तो हम क्या, तो हम अगर तुमसे पूछेंगे कि बताओ इस समृद्ध गुण को फॉलो करता है? नहीं। ठीक है, उसी प्रकार भाग में भी देख सकते हैं। बताओ, एक पूर्ण संख्या को दूसरे पूर्ण संख्या से भाग देंगे तो हमें पूर्ण संख्या हमेशा आएगा? नहीं आएगा रे। हमेशा कैसे आएगा? कैसे? कोई एग्जांपल तुम दो तो। 6 भागा 3। हाँ, तो 2 6 भागा 3 तो 2 ना। हाँ 6 में 3 से भाग दिया। हाँ, तो 6 में 3 से भाग दिया तो ठीक तो है। 6 में आप 3 से ले, 6 में आप 3 से भाग दिए 6 में नहीं, तो कहो 6 3 में 6 से भाग देंगे, 3 में 6 से भाग देंगे, ऐसे बोलो। देखो, इसको पढ़ते हैं कि 6 में 3 से भाग दो, इसको पढ़ेंगे 3 में 6 से भाग दो। ठीक, तो 6 में 3 से भाग देगा तो 2 आइए जाएगा। लेकिन क्या, लेकिन 3 में 6 से भाग नहीं लगेगा। ठीक, जिसे अगर हम लोग 3 भागा 6 करें तो इसका आंसर क्या आएगा? 1/2, आधा। 3 में 6 से भाग करेगा तो कितना आएगा? आधा। ठीक है ना? ये आता है कि नहीं? जैसे गुना रहता है तो इसको 6/1 लिख सकते हैं। अब भाग को गुना करते हैं 1/6, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 माने 1/2, ऐसे आता है ना? ठीक है, तो देखो ये पूर्ण संख्या है? नहीं, नहीं ना है। इहो पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो बताओ, भाग, पूर्ण संख्या का भाग समृद्ध गुण को फॉलो करता है? नहीं ना करता है? नहीं। चलो ठीक, अब छोटू एक चीज और आपको हम सिखाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे देखो, ध्यान से समझना, 8 भागा 2, 8 भागा 2, इसका मतलब क्या है? ठीक है, चाहे सिंपल समझो, सिंपल समझो, इसको छोड़ो। ठीक है, आप सिंपल समझिए कि कोई भी संख्या में 0 से भाग जब देते हैं तो वो अपरिभाषित होता है। क्या बोले? सुनो, इसको आप एकदम पॉइंट करके लिख लो कि किसी भी संख्या में, किसी भी पूर्ण संख्या को 0 से भाग देने पे वह अपरिभाषित होता है। ठीक है, जैसे हम कहेंगे कि 2 में 4 से भाग दो तो हम बोलेगा ना कि 2 आंसर।
हम बोलेंगे 3 में 6 से भाग दे तो बोलेगा ना डू आंसर। ये सब क्या है, परिभाषित है। हम बोलेंगे 3 में 5 से भाग दो तो बोलेगा ना कि 1 3 एकम 3 2। ये सब भाग लग रहा है ना, परिभाषित है ना। चाहे हम बोलेंगे कि 6 में 3 से भाग दो तो यहाँ पे 1/2 आया ना, जी सब परिभाषित है ना। जी लेकिन यदि कोई पूर्ण संख्या हो, मान लो यहाँ पे कोई पूर्ण संख्या है, ठीक है, पूर्ण संख्या, मान लो यहाँ पे कोई भी पूर्ण संख्या है, ठीक है, इसमें यदि आप 0 से भाग देते हैं, ठीक है, किससे, जीरो 0 से, तो ये जो होता है वो अपरिभाषित होता है। ठीक, इसका आंसर क्या होता है, अपरिभाषित। समझा। जिस देखो कोई हमसे पूछ दे आंसर बताओ, क्या बोलेगा, अप्रभास क्यों, क्योंकि ये एक पूर्ण संख्या है जी और इसमें 0 से भाग दे दिए हैं। अब एगो बात सुन लो, पूर्ण संख्या ही कहला, दुनिया के कोई संख्या हो, दुनिया का कोई संख्या, अगर उसमें हम लोग 0 से भाग देते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो क्या होता है, अपरिभाषित। क्या आता है, अप्रभास ठीक है, हम लोग उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आया कि कोई भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित। ठीक है, पक्का ना। चलो बात समझ में गया। क्या क्या नियम है, कर्म विनिमय नियम। देखो ये नियम क्या कहता है, इसके नामे में सब कुछ छुपा हुआ है। कर्म विनिमय मतलब उसके क्रम को बदल के देखो क्या होता है। ठीक, तो अगर जोड़ के साथ करेंगे तो योग का कर्म विनिमय नियम, अगर गुना के साथ करेंगे तो गुना का कर्म विनिमय नियम। ठीक है, तो चलो ये कर्म विनिमय नियम हो गया। उसके बाद देखो पहले हम जोड़ का कर्म विनिमय नियम करते हैं, योग जोड़ का। ठीक है, जोड़ का क्या, कर्म विनिमय नियम। जैसे मान लो ए कोई संख्या है, ए कोई पूर्ण संख्या है, हम लोग मान लिए कोई पूर्ण संख्या है जिसको ए लिखते हैं, और बी कोई पूर्ण संख्या है। ठीक, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ का कर्म विनिमय नियम। तो देखो ए प्लस बी और बी प्लस ए, ठीक है, हम लोग दोनों के क्या कर दिए, क्रम को केवल चेंज कर दिए। ठीक है, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यही आपस में बराबर होते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जोड़ का कर्म विनिमय नियम। ठीक है, जोड़ का कर्म विनिमय नियम। ठीक है, कि इसका क्या मतलब कि कोई भी आप दो संख्या ले लो, ठीक, उसको ऐसे जोड़ो तब, मतलब उसको क्रम बदल के, क्रम से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, जैसे 2 जोड़ 3 करे तब, चाहे 3 जोड़ 2 करे तब, दोनों का मतलब कितना है, 5 है। 7 जोड़ 4 करे तब और 3 जोड़ 9 करे तब, दोनों का, अरे सॉरी 7 4 11 और 4 जोड़ 7 करे तब, ठीक है, दोनों का मतलब आंसर कितना होगा, 11 ही होगा। ठीक है, तो अगर हम तुमसे पूछे क्या पूर्ण संख्या कर्म विनिमय नियम को फॉलो करता है, जी करता है। ठीक है, कि आप कोई भी पूर्ण संख्या ले लो, उसको क्रम बदल के जोड़ो, फिर भी तुमको क्या आएगा, सेम ही आएगा, मतलब कर्म विनिमय नियम को फॉलो करता है। ठीक, उसी प्रकार ये तो हो गया जोड़ का। अब हम लोग देखते हैं गुना का। ठीक है, गुना का कर्म विनिमय नियम, ये क्या कहता है कि ए गुने आप बी करो, अगर ये बराबर हो गया बी गुने ए की, तो अब हम लोग देखते हैं गुना का कर्म विनिमय नियम। ठीक है, तो देखो गुना का कर्म विनिमय नियम कहता है कि अगर आप ए और बी, ए को बी से गुना करो चाहे बी को ए से गुना करो, अगर दोनों बराबर है तो गुना का कर्म, वह गुना का कर्म विनिमय नियम है। ठीक है, तो चलो देखते हैं पूर्ण संख्या इसको फॉलो करता है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए 2 को 3 से गुना करो और 3 को 2 से गुना करो, तो क्या दोनों बराबर आ रहा है, 2 तिहाई 6, 3 दूने 6, कोई भी आप दो पूर्ण संख्या ले लो। ठीक है, 9 गुने 1 चाहे 1 गुने 9, दोनों सेम आ रहा है, तो क्या पूर्ण संख्या गुना का कर्म विनिमय नियम को फॉलो करता है, जी, तो यही है गुना का कर्म विनिमय नियम। बोलो समझ में आया। चलो अब आगे देखते हैं, अब देखते हैं घटाव का भी फॉलो करता है क्या, फॉलो करता है, चलो देख लेते हैं। 2 में आप 3 घटाओ, कितना, सॉरी 3 में आप 2 घटाओ, आपको कितना आएगा, 1, लेकिन आप 2 में 3 घटाओ तो आपको आएगा -1। बोलो फॉलो किया, नहीं किया, तो क्या घटाव का कर्म विनिमय नियम पूर्ण संख्या फॉलो करता है, नहीं। अच्छा, उसके बाद भाग का देखते हैं। ठीक, तो 4 में आप 2 से भाग दो
और आप 2 में 4 से भाग दो, दोनों बराबर है? नहीं। इसका आंसर क्या? 2। इसका आंसर क्या? 1/2। ये दोनों आपस में बराबर है? नहीं। तो क्या पूर्ण संख्या घटाओ और भाग का क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है? नहीं। लेकिन क्या पूर्ण संख्या जोड़ और गुना का क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है? जी। बोलो अगला कौन सा नियम है? सहचार्य नियम। तो उसी प्रकार जोड़ का, घटाओ का, गुना का, भाग का सहचार्य नियम। ठीक। तो पहले किसका देखते हैं? जोड़ का। ठीक है। फिर किसका देखेंगे? सॉरी, गुना का। ठीक है। चलो, सहचार्य नियम क्या कहता है कि a प्लस बी प्लस सी अगर बराबर है a प्लस बी और तब प्लस सी के, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? जोड़ का सहचार्य नियम। क्या कहने का मतलब वो सुनो। आपको 3 पूर्ण संख्या दिया गया है। क्या दिया गया है? 3 पूर्ण संख्या दिया। तो हम लोग यहाँ पे भी पूर्ण संख्या की बात कर रहे हैं ना, इसीलिए आपको ए बी सी कोई 3 पूर्ण संख्या दिया गया है। उसको देखो, इस दोनों में अंतर समझो क्या है। यहाँ पे भी 3 पूर्ण संख्या, यहाँ पे भी 3 पूर्ण संख्या। यहाँ पे कहा कि पहले आप ई जो पूर्ण संख्या है और ई जो पूर्ण संख्या है उसको जोड़ दीजिए, और जो वैल्यू आएगा ना उसको ए से जोड़िएगा, तो अब आपको जो वैल्यू आएगा। और यहाँ पे सुनो, पहले आप यहाँ पे आपको ए और बी को पहले जोड़ना है। यहाँ पे बी प्लस सी को जोड़ना था, यहाँ पे किसको जोड़ना है? ए प्लस बी को। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? इसमें कह रहा है ए प्लस बी को आप पहले जोड़ दीजिए, जे आएगा ना उसको आप सी से जोड़िएगा। ठीक। तो ये दोनों अगर आपको सेम आ जाता है तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? गुना का सहचार्य नियम। तो पूर्ण संख्या में देखते हैं करके। ठीक। चलो, हम लोग ले लिए 1 2 3 3 को पूर्ण संख्या ले लिए। चलिए आप इसको फॉलो करते हैं। मान लो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 3। तो रखो, ए का वैल्यू क्या है? 1 प्लस 2 प्लस 3, और राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड है 1 प्लस 2 और जोड़ 3। ठीक है। तो देखो, यहाँ पे पहले इस दोनों को जोड़ना है। 2 और 3 कितने? 5 और जोड़ 1 यानी 6। और यहाँ पे क्या, पहले इसको जोड़ना है। तो 1 और 2 कितना? 3 और जोड़ 3। देखो ये भी 6 आया। तो देखो दोनों बराबर है आपस में। तो क्या हम बोलेंगे कि गुना का पूर्ण संख्या गुना का सहचार्य नियम को फॉलो करता है? बोलेंगे ना? पूर्ण संख्या क्या करता है? गुना का सहचार्य नियम को फॉलो कर रहा है। ठीक है। चलिए आगे। सर ये तो जोड़ का हो गया ना, अब गुना का देख लेते हैं। गुना का सहचार्य नियम कहता है कि ए गुने बी गुने सी बराबर है अगर ए गुने बी गुने सी के, तो ये गुना का सहचार्य नियम को फॉलो करता है। ठीक है, पक्का ना? तो देखो इस दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल। क्या है कि इसमें कह रहा है बी सी को पहले गुना करो, जे आएगा उसको ए से गुना करना है। यहाँ पे कह रहा है कि पहले ए बी को गुना करो, जो आएगा उसको सी से गुना करना है। तो देखते हैं इस बार भी ए बी सी का वैल्यू क्या लेते हैं? यही लेते हैं। चलो देते हैं। आप कोई अलग भी लेके देख सकते हो। ठीक है। चलो, तो ए का वैल्यू 1 गुने बी का वैल्यू 2 सी का वैल्यू 3 बराबर ए का वैल्यू 1 बी का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 3। चलो इसको करो। तो ये पहले इसको करेंगे तो 3 गुना 6 गुने 1 बराबर 2 एकम 2 और गुने 3, इधर 6 इधर 6। बोलो अब समझो। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या गुना का सहचार्य नियम को फॉलो करता है। पक्का? देखो दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पे जहाँ पे जोड़ का साइन है वहीं पे यहाँ पे क्या है? गुना का साइन है। ठीक है ना? लेकिन चीजवा कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है ना? ठीक है। चलो, सहचार्य नियम क्या? साथ साथ लेके यहाँ पे इसको साथ लिया गया है, यहाँ पे इसको साथ लिया गया है। बोलो सहचार्य समझ गया? तो पूर्ण संख्या जोड़ का गुना का था, इसमें भी फॉलो कर दिया, क्रम विनिमय में भी फॉलो कर दिया था। और फिर से घटाओ और भाग में देखते हैं कि यहाँ पे भी लोचा है कि न। ठीक है, तो देखे। चलो देखे फिर भाग का। चलो घटाओ का देखते हैं। देखो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? a माइनस बी माइनस सी। और देखो ये और ई बराबर किसके होना चाहिए? a माइनस बी माइनस सी के। बोलो बेसिक चीज समझ में आ रहा है ना? देखो ना यहाँ पे जोड़ के जगह पे घटाओ खाली लिखे हुए हैं। ठीक है। तो अगर दोनों अगर बराबर आ जाए तो यह पूर्ण संख्या का
पूर्ण संख्या के घटाव का साचार्य नियम को फॉलो करता है। ठीक, चलो फिर से ABC 1 2 3 ले लेते हैं। अरे हाँ ना बोल। जे चलो तो 1 -2 -3, ठीक, और इधर क्या है 1 -2 -3। चलो यहाँ पे करके देखे। चलिए तो यहाँ पे 1 माइनस 2 में से 3 हटाया गया था -1। आपके पास 2 रुपया है, 3 रुपया कर्जा, तो कितने 1 रुपया कर्जे ना आया, तो -1। तो ये आपको घटाव करने आता है कि नहीं, ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन देखो माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे माइनस माइनस पे प्लस क्या होता है जानता है। जैसे आपके पास 1 रुपया कर्जा है, 1 रुपया आपका कर्जा किसी और के यहाँ है, समझे बात। तो वो अगर आपको 1 रुपया दे देगा तो आपको बचेगा कितना, 1 रुपया नहीं, मतलब प्लस हो जाएगा ना। चाहे इतने याद रखो माइनस माइनस प्लस होता है। देखो एक रूल को याद रखो, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, इतना भी याद रखो। जहां पे भी 2 को प्लस आ जाए ना, उसके जगह पे 1 को प्लस डाल दो। जहां पे भी आपको 1 को प्लस 1 को माइनस दिखे, उसके जगह पे 1 को माइनस डाल दो। जहां पे भी आपको 1 को माइनस 1 को प्लस दिखे, वहां पे माइनस। जहां पे आपको 2 को माइनस दिखे, वहां पे प्लस। जहां पे आपको 2 को माइनस दिख रहा है, तो इसके जगह पे क्या डाल दो, प्लस। ठीक है, तो 1 प्लस से क्या हो गया 2। अब इधर चेक कर लेते हैं। ठीक है, इधर चेक करें। चलो तो 1 में से 2 हटाया तो -1 और -3। तो 1 रुपया कर्जा और 3 रुपया कर्जा, कै रुपया कर्जा, तो 4 रुपया कर्जा। तो देखो इधर 2 आया, इधर कितने आया, तो बोलो ये घटाव के साचार्य नियम फॉलो कर रहा है पूर्ण संख्या, नहीं। ठीक है, उसी प्रकार भाग का देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो 4 भागा 2, सॉरी रुक जाओ, जैसे A भागा 2 B भागा C, और इधर कितना होना चाहिए A भागा B भागा C। ठीक है, फिर से 1 2 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो चलो तो 1 भागा 2 भागा 3 बराबर होना चाहिए कितना, 1 भागा 2 भागा 3। अगर ये दोनों बराबर हो गया था, इस आचार्य नियम को फॉलो करेगा। चलो देखो 1 में 2 से भाग दोगे तो 1/2, ठीक, और इसमें 3 से भाग दोगे तो चलो देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे 2 में 3 से भाग दोगे तो कितना, 2/3 आता है कि नहीं। देखो ये 2 भागा 3 है ना, तो भाग केने वाला जो रहता है वो यहाँ पे गुना कर दो। ठीक है, इसको पलट दो तो 1/3 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2/3 हो गया। 2 एकम 2 और 3 एकम 3। ठीक है, अरे कोई भी संख्या लिखते हैं 4 5 6, इसके नीचे 1 होता है ना जी। ठीक है, तो भाग के दाहिने वाले साइड को पलटना है गुना करने के लिए, ऐसा ही आ गया। ठीक, तो यहाँ पे आप निकालो कितना होगा। उसी प्रकार इसको 1 गुने 3/2 लिख सकता है। अरे इसको गुना चेंज किया, इसको ऊपर पलट दिया, इसको नीचे, तो 3/2 हो गया। तो ये कितना हो गया, 3/2। और इधर भी क्या हो गया, देखो 1/2, इसको गुना में चेंज करेंगे तो 1/3। कैसा है नहीं समझा, ये 3/1 है, इसको गुना में चेंज किए तो 3 नीचे 1 ऊपर हो गया। तो ये कितने हो गया, 1/6 रे, 3 दूना 6। ठीक है, 3 दूना देखो, तो इधर 1/6, इधर 3/2। तो सेम आया नहीं। अगर ये तुमको भाग समझ में आया तो ठीक है, और नहीं आया तो इतने समझना कि जो पूर्ण संख्या है वो भाग का साचार्य नियम को फॉलो नहीं करता है। बोलो यहाँ तक क्लियर है। ध्यान देना, बंटन नियम का क्या मतलब, बांटने वाला नियम। ठीक, जैसे कोई एग्जांपल देते हैं तो बड़ा अच्छा से थोड़ा समझ में आ जाएगा। जैसे देखो 6 गुने 3 + 4, ठीक, 6 गुने, तो इसका तुम वैल्यू निकालो तब, चाहे इसको बांट के वैल्यू निकालो तब। जैसे इसको बांटो 6 गुने 3, ठीक, आज जोड़ था तो जोड़ दे दिए 6 गुने 4। ठीक है, तो इसको तुम वैल्यू निकालो तब, चाहे इसका वैल्यू निकालो तब, दोनों सेम ही आता है। तो इसी को क्या कहते हैं, योग पर। देखो ये जोड़ है, इस पर क्या गुणन, ये गुणन है का कौन नियम, बंटन नियम, माने बांटने वाला नियम। ठीक है, समझ में आ गया। देख लो वैल्यू निकाल के देख लो, 6 गुने 4 3 7, 4 3 7, तो 6 7 कितना हो गया
42, ठीक है। और इसका देख लो 6 3 18 और 6 6 24, 24 18 42, तो दोनों सेम है। अब इस नियम का यूज क्यों पड़ा, तो देखो जैसे 6 गुने 11 करना है, 6 गुने 11 करना है, 6 गुने कितना करना है 11। अब कोई बच्चा टेबल पढ़ता है 6 1 6 6 2 12 6 3, तुम क्या करता है जैसे 6 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करा तो पता है ना 6 4 24, चाहे 6 6 24, तो 6 के 11 मतलब पहाड़ा तो आता है, 6 दहाई 60 तक ना आता है, तो इसको 11 को कैसे करेंगे, तो देखो तो 11 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 1, बोलो 10 प्लस 1 11 लिख सकते हैं। अब देखो अब इसको बंटन नियम से 10 कर दिए और जोड़ 6 गुने 1 कर दिए ना, तो देखो 6 दाही 60 और 6 एकम तो 60 6, देखा तो हमको 6 के पहाड़ा में 66 आ गया, बोलो। तो देखो एक बात बताओ, जब आप कोई भी पूर्ण संख्या में, जब आप कोई भी पूर्ण संख्या में 0 को जोड़ते हो, किसको 0 को, तो आपको क्या मिलता है, पूर्ण संख्या तो मिलता है, ये क्या वही संख्या मिलता है, इसे 0 1 2 3 4 सब पूर्ण संख्या है, इस सब में 0 जोड़ो, सब में 0 जोड़ो, फिर भी कितना ही आएगा, क्या यही सब संख्या फिर से आ जाएगा, मतलब क्या मतलब है, कोई भी पूर्ण संख्या में आप 0 जोड़ो तो आपको क्या मिलेगा, वही पूर्ण संख्या मिलेगा। इसीलिए 0 को हम लोग क्या कहते हैं, शून्य को पूर्ण संख्या के योग के लिए तत्समक अवयव कहते हैं, ठीक है, तत्समक अवयव। तुमसे क्वेश्चन आएगा कि पूर्ण संख्या का तत्समक अवयव कौन है, ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा कि पूर्ण संख्या का तत्समक अवयव, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, हिंदी में कहते हैं तत्समक अवयव, क्या चीज लिख देते हैं, तत्समक अवयव, ठीक। तो पूर्ण संख्या का तत्समक अवयव कौन है, 0, पूर्ण संख्या का, ठीक है, पूर्ण संख्या का तत्समक अवयव कौन है, कोई अगर पूछेगा सर तो क्या बताएंगे, 0, फिर पूछेंगे क्यों 0 है, तो तुम बोलेगा, चाहे अगर तुमसे क्वेश्चन आ जाएगा कि तत्समक अवयव को परिभाषित करें, तो हम बोलेंगे कि जब वैसी संख्या जिसको किसी भी पूर्ण संख्या से जोड़ने पर वही पूर्ण संख्या आ जाए, जैसे 8 में अगर 0 जोड़े तो 8 आए, 7 में 0 जोड़े तो 7 आए, तो वह संख्या को क्या कहेंगे पूर्ण संख्या का तत्समक अवयव, ठीक। तो बताओ पूर्ण संख्या का तत्समक अवयव कौन है, 0, कितना आ गया 0, बोलो समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोले, तत्समक अवयव, इसको और एक नाम से जानते हैं योज्य तत्समक, तत्समक अवयव बोलो या फिर योज्य, योज्य तत्समक कैसे लिख, तत्समक, ठीक, बोलो पक्का ना, ओके। तो ये तो अपना योज्य तत्समक हो गया। अब गुणक एगो और आता है गुणात्मक तत्समक, ये था योज्य माने जोर वाला तत्समक, कि कोई ऐसा संख्या बताओ जिसको उसी कोई पूर्ण संख्या में जोड़ेंगे तो वही पूर्ण संख्या मिलेगा, तो 0, ठीक है। उसी प्रकार गुणात्मक, अच्छा एक बात बताओ, अब तुम गुणात्मक तत्समक को परिभाषित कर सकता है कि कोई ऐसी संख्या जिसे किसी पूर्ण संख्या में गुना करने पर वही पूर्ण संख्या आ जाए, तो उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, गुणात्मक। अरे वेरी गुड, एक राइट, कि कोई भी संख्या, कोई भी पूर्ण संख्या ले लो, उसको 1 से गुना कर दो, फिर भी तुमको क्या प्राप्त होगा, वही संख्या प्राप्त होगा। इसीलिए हम लोग 1 को पूर्ण संख्या का कौन तत्समक कहेंगे, गुणात्मक तत्समक, ठीक है। कि कोई भी आप पूर्ण संख्या ले लो 5 6 7 8 9 10, उसको आप 1 से गुना कर दो, वो फिर से तुमको क्या यही वाला संख्या प्राप्त होगा। तो इसीलिए 1 को पूर्ण संख्या का गुणात्मक तत्समक कहते हैं। बोलो समझ में आया, कौन तत्समक, गुणात्मक तत्समक कहते हैं, पक्का, ठीक। तो अब तुमसे सर क्वेश्चन पूछेंगे कि योज्य पूर्ण संख्या का योज्य तत्समक कितना तक, बोलो
ध्यान नहीं दे रहा है। योज्य तत्समक, हम गुणात्मक नहीं पूछ रहे हैं, योज्य 0 और गुणात्मक तत्समक 1। यहां तक बात समझ में आ गया। अगला, अब देखो उसको एक रूप में एक रूप देना है, ठीक है। शाहरुख खान के रूप नहीं, एक रूप देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हम लोग मैथ पढ़ते हैं तो मैथे का रूप देंगे। तो हम लोग को देखो, हम लोग जैसे 1 है ना, तो इस बार हमको कैसा कैसा रूप देना है, ऐसा ऐसा देखो। रेखा का कोई मतलब पूर्ण संख्या को रेखा के रूप में दर्शाना है, या फिर आपको आयत के रूप में दर्शाना है, या फिर आपको वर्ग के रूप में दर्शाना है, या फिर आपको त्रिभुज के रूप में दर्शाना है। क्या कहें अभी आपको नहीं समझ में आया होगा। देखो कैसे हम समझाते हैं। जैसे 1 है ना, तो 1 को आप 1 बिंदु लिखो। 2 है ना, 2 को आप 2 बिंदु लिखो। 3 है ना, 3 को आप 3 बिंदु लिखो। लेकिन 3 को ऐसे भी तो लिख सकते हो, ऐसे, ठीक। 4 हम बोलेंगे लिखने के लिए, तो कोई ऐसे लिखेगा, कोई ऐसे लिखेगा, और कोई ऐसे लिखेगा, लिखेगा ना। तो देखो ये तुमको कुछ दिख रहा है, ये तो एगो तुमको बिंदु दिख रहा है, ये एगो रेखा दिख रहा है, ये एगो लाइन दिख रहा है, ये एगो लाइन दिख रहा है, ये एगो त्रिभुज तुमको दिख रहा है। अब दिखा। तो यही है कि संख्या सबको आप हम लोग प्रतिरूप मतलब दूसरे रूप में दिखाएंगे। किसका यूज करके? बुनका मतलब 3 रहेगा तो 3 को बुनका करके कोई रूप में लाएंगे। 4 है तो 4 को बुनका का यूज करके कोई रूप में लाएंगे। बोलो समझ में आया? चलो ध्यान देना। सबसे पहले देखो रेखा क्या होता है। रेखा के बारे में तो तुम जानबे करते हो, लकीर, सीधा, ऐसे 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 कुछ लकीर। रेखा के बारे में जानबे करता है। आयत क्या होता है? आयत क्या होता है? 4 भुजा वाले वैसा चित्र जिसका आमने सामने बराबर हो, ठीक है, आमने सामने बराबर हो, इसे क्या कहते हैं? आयत। अब वर्ग किसे कहते हैं? जिसका चारों भुजा बराबर हो, ठीक, जिसका चारों भुजा बराबर हो। और त्रिभुज किसे कहते हैं? इसको, ठीक है। तो देखो ये जो बुंदा बुंदा वाला जो है ना, इसमें कंडीशन दिया गया है। कंडीशन मतलब एक चीज दिया गया है कि आपको जो बुंदा बुंदा करके जो त्रिभुज बनाना है ना, देखो त्रिभुज तो ऐसा होगा, त्रिभुज तो ऐसा होगा, ठीक है। त्रिभुज तो इतनों को कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो बुंदा बुंदा में जो प्रतिरूप बनाना है, इसके त्रिभुज में एक अथी बना दिया है, एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है ना। रिस्ट्रिक्शन अभी लगा है, लॉकडाउन अभी लगल है ना, तुम बाहर जा सकता है नहीं, तो वहां पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। क्या कि आप जब भी त्रिभुज बनाओ ना, जैसे देखो तो आप ऐसे करके बनाओ, ऐसे करके देखो, इहो त्रिभुज है, इहो त्रिभुज है कि नहीं? देखो लेकिन ये त्रिभुज नहीं है गणित में। जैसे देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे इहो एगो त्रिभुज है, ठीक है, और इहो एगो त्रिभुज है कि नहीं? लेकिन जो हमारा जो अभी प्रतिरूप वाला है उसमें त्रिभुज नहीं है। क्योंकि क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। सुनो क्यों रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाया है? क्योंकि देखो ये त्रिभुज है, ठीक, इसके बाद ये जो है ना, इहो त्रिभुज है, ठीक है। इहो त्रिभुज है, ठीक है। लेकिन अगर कोई कहे हमको कि बताओ भाई ये त्रिभुज है क्या, तो बोलेंगे कि नहीं। कोई पूछेगा ये त्रिभुज है क्या, तो हम बोलेंगे नहीं। देखो ध्यान से सुनो, क्या रिस्ट्रिक्शन है उससे को? ये रिस्ट्रिक्शन ही लगाया गया है कि जितना एन्ने होना चाहिए ना, उतना ही एन्ने भी होना चाहिए। मतलब ऊपर अगर 2 गो तो इधरों में 2 गो, इधर अगर 3 गो तो ऊपरों से 3 गो, ऊपर अगर 4 गो तो ऊपरों से, तो त्रिभुज होगा। ना तो ऊपर से 3 गो ऊपर से 2 गो तो ये त्रिभुज नहीं होगा। ये खाली वो रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है।
बोलो समझ में आया? जी। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? नहीं। पक्का? तो हाँ, तो देखो त्रिभुज कभी भी बनेगा ना तो ऐसे बनेगा। देखो ये वो त्रिभुज हो गया, जी। अभी 2 है ना तो इसके नीचे 3 को आप डालो तो त्रिभुज बनेगा। अभी 3 हो गया ना, अब अगला त्रिभुज कैसे होगा? जब इसके नीचे 4 डालेगा तब। देखो 1 2 3 4। अब अगला त्रिभुज कैसे होगा? इसके नीचे 5 डालेगा तब। बोलो समझ में आया? जी। अब अगला त्रिभुज कैसे होगा? इसके नीचे 6 डालेगा तब। ठीक है, जी। तो क्या यहां से समझा? या तो आप 3 बिंदु लेके त्रिभुज बनाओ, नहीं तो 1 2 3 4 5 6 बिंदु लेके त्रिभुज बनाओ, नहीं तो 7 8 9 10 बिंदु लेके त्रिभुज बनाओ। मतलब इहो एगो त्रिभुज है, इहो एगो त्रिभुज है, इहो एगो त्रिभुज है। ठीक, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से एगो त्रिभुज बन गया। 9 से बनेगा? जी। 1 2 3 4 5 नहीं। 9 से नहीं बनेगा। 8 से बनेगा? तो हम कहे तो नहीं समझ में आया? रे गधा, हम क्या कर रहे हैं? या तो त्रिभुज ऐसे बन सकता है, और इसके नीचे जब 3 को डालेगा तभी आप बन सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई त्रिभुज नहीं बन सकता है। जी। ठीक है, जी। इसके कोई कोना कानी से अब त्रिभुज नहीं बनेगा, बस यही बनेगा। फिर अगला कौन प्रकार का त्रिभुज होगा? तो यही होगा, ये जो इतना को बना से। जी। तो अगला मतलब इससे अगला त्रिभुज जिसे, तो इसका क्या मतलब? या तो बनेगा, नहीं तो अगला 10 को से बनेगा, नहीं तो अगला 10 5 15 को से बनेगा, और उससे अगला 15 6 21 से बनेगा। इसके बीच कोई भी तुम संख्या ले लो तो हम क्या समझे? यहाँ पे 3 को से बनेगा, नहीं तो 6 को से बनेगा, नहीं तो 6 4 10 से बनेगा, नहीं तो 10 5 15 बिंदु से बनेगा, नहीं तो 15 6 21 से बनेगा। ठीक है, फिर अगर तुम तो यहाँ से क्या, अगर कोई पूछे कि 5 को से बनेगा तो नहीं, 4 को से बनेगा तो नहीं, 2 को से बनेगा तो नहीं, 9 को से बनेगा तो नहीं, 8 को से बनेगा तो नहीं, इसके अलावा कोई से नहीं बनेगा। ठीक है, समझा कि नहीं? अब 21 से आगे किससे बनेगा? तो यहाँ पे 6 है ना, तो आप 7 पॉइंट नीचे डाल दो, तो 21 7 28। अब 28 पॉइंट से एक बार बनेगा। आया समझ में? चलो, लेकिन ये तो त्रिभुज के केस में हो गया। त्रिभुज का केस इसका सबसे ज्यादा अति था। देखो रेखा की बात करें तो रेखा 1 है तो 1 को से ही रेखा बन गया। ठीक, 2 है तो 2 को बिंदु को दे दिए तो ये को रेखा बन गया। 3 है तो 3 को बिंदु के दे दिए तो ये को रेखा बन गया। 4 है तो 4 बिंदु से रेखा बन गया। मतलब कोई भी पूर्ण संख्या से, लेकिन 0 को छोड़ के, 0 और 1 को छोड़ के, क्योंकि एक बिंदु से रेखा बन सकता है नहीं। मतलब 0 और 1 के छोड़ के कितनों अगर तुम देगा तो उसको हम रेखा के रूप में सजा सकते हैं। बोलो समझ में आया? 3 4 5 6 7 8 कोई भी पूर्ण संख्या ले लो, अब 0 और 1 को छोड़ के, तो उसको हम लोग क्या चीज, एक रेखा के रूप में सजा सकते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं? सजा सकते हैं कि नहीं? चलो, अब आयत। अब क्या? आयत। अब देखो 1 से आयत बना सकते हैं नहीं, 2 से नहीं, 2 से तो वो लाइनें ना हो जाएगा, 3 से नहीं, 4 से हाँ हाँ ऐसे 1 2 3 4, 4 से आयत सजा सकते हैं। बोलो 4 से आयत सजा सकते हैं ना? 4 से आयत हाँ सजा सकते हैं। लेना आयत हो गया ना, हो गया ना आयत। लेकिन एगो बात ध्यान रखना, ठीक है ना? चलो, तो ये आयत हो गया ना। चलो 4 से हम लोग वर्ग बना सकते हैं, वर्ग बना सकते हैं। 1 2 3 4, ये अपना एक वर्ग हो गया ना। ठीक है, अरे छोटे कुछ चीज और समझता है। देखो तुम आयत को वर्ग कह सकता है, आयत को वर्ग कह सकता है? रे आयत किसको कहते हैं? जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। अब वर्ग किसे कहते हैं? जिसके चारों भुजा बराबर हो। तो बताओ ये एक आयत है, इसके आमने सामने की भुजा बराबर है, तो इसको हम वर्ग कहेंगे? नहीं कह सकते हैं। चलो अब ये एक आयत है, अति वर्ग है, ठीक है, इसको हम लोग आयत कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते हैं? इसके चारों भुजा बराबर है, लेकिन हमको आयत होने के लिए क्या चाहिए? आमने सामने की भुजा बराबर। तो आमने सामने की भुजा बराबर नहीं है ना रे,
क्या बात कर रहा है यार, इसके आमने सामने की भुजा बराबर नहीं है। अरे जब इसके चारों भुजा ही बराबर है तो इसके बराबर ही नहीं है, इसके बराबर ही नहीं है, तो ये आयत नहीं होगा ये। चलो तो ये वर्ग आयत होगा लेकिन आयत वर्ग नहीं होगा, ठीक है। चलो तो 4 से हम लोग आयत भी बना सकते हैं, वर्ग बनाएंगे, ठीक। तो वर्ग का क्या कंडीशन होगा कि वर्ग जो होगा उसके आमने सामने मतलब ये सब भुजा बराबर होना चाहिए, ठीक। तो वर्ग या तो हम 4 से बना सकते हैं, मतलब 2 के स्क्वायर 4 से, 3 का स्क्वायर 9 से बना सकते हैं, ठीक है, और 4 के स्क्वायर 16 से बना सकते हैं। क्या कर रहे हैं समझो, जैसे आयत बनाने के लिए जितना लंबाई होगा उतना चौड़ाई होगा ना, तो 2 ऊपर 2 नीचे, 3 9 से बना सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो वर्ग हो गया, 9 से बना दिए। तो वर्ग किससे किससे केवल बन सकता है, पूर्ण संख्या से, सॉरी पूर्ण संख्या कहते हैं वर्ग वाले संख्या से, मतलब 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, ये सब से केवल बन सकता है, ठीक है। तो इसमें आप क्वेश्चन कैसे आता है फाइनली 8 और ये ऐसा ही जो भी है सो, फिर तुमको बना बना के आप देखना है क्या 2 से रेखा बनेगा, तो यहाँ पे भरना है हाँ, ठीक। क्या 2 से आयत बनेगा, नहीं, तो यहाँ पे भरना है नहीं। क्या 2 से वर्ग बनेगा, नहीं, तो यही भरना है नहीं। क्या 2 से त्रिभुज बनेगा, नहीं, तो यहाँ पे भरना है नहीं। ऐसे ही करके सबको भरना है, ठीक है। तो इसी तरह से इस तरह से आपका यहाँ पे पूरा क्लास 6 का पूर्ण संख्या यहाँ पे अब खत्म होता है। बोलो कहीं पे भी कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग को इसको भर के लाना है, और वीडियो में जो कहाँ पे आपको दिक्कत आई, कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया, प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब करके अपना प्यार मुझे देते रहिए, और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।